हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। समझ गए। थोड़ा 2 दिन से वीडियोस नहीं डली ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स की मैं आपको दोनों ही पार्ट्स 2 पार्ट्स में बनाऊंगा मैं। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा बड़ा चैप्टर है थोड़ा, और न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, तो मैं आपको आराम से समझ आएगा और ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, जेई मेंस तक आपको ये क्वेश्चन आराम से हिट करेंगे। समझ गए। और मैं जो भी है एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड ही। समझ गए। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और काइनेटिक मतलब कि वो कैसे हो रही होगी, कितनी स्पीड से हो रही है। काइनेटिक क्या होती है ना, काइनेटिक जैसे एनर्जी पढ़ते हो ना आप, तो क्या मोशन से रिलेटेड होती है ना। तो काइनेटिक्स मतलब ये भी उससे कुछ रेट ऑफ रिएक्शन से कर रहा होगा, कि किस तरह से रेट हो रहा है, कि किस तरह से कितनी जल्दी हो रही है, या स्लो हो रही है, या फास्ट हो रही है, या स्लो हो रही है। समझ गए। उस काइनेटिक मतलब उसकी काइनेटिक्स पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए। सॉरी। सो बच्चों, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द रेट, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन। देख लो, अपने आप बोल रहा है ये। ठीक है, कि इसमें हम किसकी रिएक्शंस की किसके बारे में, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द रेट, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ रिएक्शंस, कि किस रेट से हो रही है, किस वेलोसिटी से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कभी भी आपको रेट के बारे में आ जाएगा, हम रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको याद रखना। ठीक है, कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है, किस वेलोसिटी से हो रही है, तो स्पीड से हो रही है, तो हम रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमने किसी रिएक्शन का रेट फाइंड कर रहा है ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कि उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना फर्क पड़ा, और किसके विद रिस्पेक्ट टाइम के, जैसे जैसे समय बीता तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। देखो, अगर कोई रिएक्शंस आपस में मतलब कोई रिएक्शन है, समझ लो। ठीक है, उसमें 2 रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होते रहेंगे, वो खत्म होते रहेंगे, और प्रोडक्ट क्या होता रहेगा, फॉर्म होता रहेगा। समझ गए ना। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया रिएक्शन कोई। ठीक है, तो इधर रिएक्टेंट में कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल्स होगा, एटम होंगे, आयंस होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तभी प्रोडक्ट बनेगा ना। तो पहले इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एट टी इज इक्वल टू 0 पे, जब स्टार्टिंग में ही, फिर धीरे 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 ये खत्म होता रहेगा और प्रोडक्ट बनता रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखो बच्चों, कभी भी आपने सपोज करो कि घर का कोई भी काम, मैं एग्जांपल दे रहा, डे टू डे लाइफ का कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ का, तो स्टार्टिंग जो करते हो, तो पहले जो स्टार्ट करते हो ना, तो 0 से स्टार्ट करते हो ना। आपने कभी भी क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था, धीरे 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 क्या होता है, +2 MSc, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली। तो वही रिएक्शन का है, ये धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होती रहती है, धीरे 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 धीरे, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है और रिएक्टेंट 0 हो जाता है। समझ गए। उसी रेट के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन हो कैसे रही है, किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है। समझ गए। उसी के बारे में हम रिएक्शंस के बारे में इस केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है ना, तो देखो अब एक रिएक्शन ऐसा हो सकती है कि बहुत फास्ट हो रही है, एक कंडीशन होती है कि बहुत स्लो हो रही है, और एक ऐसी रिएक्शन होती है जो मॉडरेट हो रही होती है। ठीक है, मतलब मॉडरेट आराम, मतलब जो ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो बच्चों आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो वेरी फास्ट होती हैं। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे लोहा पड़ा होता है ना, हमारे बाहर पड़ा होता है, तो उसमें क्या रस्ट लग जाती है ना, जंग, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है, कभी भी देख लेना। ठीक है, 6 7 8 साल लग जाते हैं उसको, एक लोहे को जंग लगने के लिए। ठीक है, तो और रिएक्शन जो मॉडरेट रिएक्शन है उसमें क्या आ गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। समझ गए, ये क्या है, मॉडरेट। तो बच्चों कभी भी हम रेट निकाल सकेंगे ना, तो रेट हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन का ही निकाल पाते हैं, ना ज्यादा फास्ट का निकाल पाते, ना ज्यादा स्लो का निकाल पाते। ठीक है, फास्ट ऐसी होती है कि वो हमें पता ही नहीं लगता कैसे रिएक्टेंट स्पीशीज मॉलिक्यूल्स या आयंस कोलाइड करके। स्लो ऐसी होती है कि हम इतना, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम उनको देखते। अगर बच्चों देखो, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो रही है, आयरस्टिंग हो, ये तो आपके कई साल ले लेगी। समझ गए। जिस रिएक्शन का आपने रेट बताना होगा उसके लिए तो 6 7 साल ले रही है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी रिएक्शन भी नहीं चाहिए कि जो हमारा टाइम ही वेस्ट कर दे। समझ गए। तो इससे बेटर है कि हम कोई मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन लेंगे, कि जो वो ज्यादा ना टाइम ले ना ज्यादा फास्ट हो। समझ गए, तो उसकी मॉडरेट स्पीड हो। ठीक है, तो जैसे इन्वर्जन होता है केन शुगर का, समझ गए, जैसे सुक्रोज है, किसमें ब्रेक होता है बताओ, ग्लूकोज और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे सुक्रोज की, क्या बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। समझ गए, तो ऐसी रिएक्शन है जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च करते हैं। समझ गए, सो ये क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। समझ गए। चलो
बच्चों देखो, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, अब कभी भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो आप दो टाइप से निकाल सकते हैं कि किस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस रेट से रिएक्शन हो रही है, समझ गए। उसके दो टाइप हैं। फर्स्ट एक एवरेज रेट से निकाल सकते हैं, एवरेज रेट है, और एक इंस्टेंटेनियस रेट है। अगर आपने रेट निकालने तो दो टाइप के रेट हैं, एक एवरेज रेट है और एक इंस्टेंटेनियस रेट है। एवरेज रेट को हम किसे डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बच्चों देखो, अगर आपने किसी की भी एवरेज लेनी है ना तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल करते हो ना, सॉरी मैं तो आपको शॉर्टकट बताने लगा। अगर किसी की आपने 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर है, उसका एवरेज लेनी है तो सभी को प्लस करोगे और अपॉन जितने से किया उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो एवरेज भी वही होता है, एवरेज रेट भी वैसे चलता है। एवरेज रेट मतलब उसमें कुछ टाइम इंटरवल दिया होगा, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, तो बीच में इंटरवल चला गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा एक फाइनाइट टाइम होगा, फाइनाइट टाइम मतलब 10 सेकंड में कितना रेट था, 5 सेकंड में कितना रेट था। और एवरेज रेट जो है टाइम इंटरवल दिया होगा, कुछ इंटरवल दे दिया होगा टाइम का, जैसे 1 to 10 सेकंड, समझ गए, कुछ इंटरवल दे दिया होगा, समझ गए। और इसको डेल से डिनोट करते हैं और इसको इंस्टेंटेनियस को डी बाई डी टी से, ठीक है। सब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी टी, और है दोनों सेम, ठीक है। ये फाइनाइट टाइम के लिए है और ये टाइम इंटरवल, इसमें इंटरवल दिया हुआ ज्यादा के लिए है, ठीक है, और ये छोटे फाइनाइट टाइम के लिए, समझ गए। तो बच्चों आप इसका ग्राफ देखोगे ना आपने, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम की, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिके कर रहा है, डिके कर रहा है, डिके कर रहा है, डिके कर रहा है, डिके, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, समझ गए, रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जितना रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी रिएक्शन, जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट हो जाएगा, समझ गए, समझ गए, समझ रहे ना क्या हो रहा है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट स्पीसीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस साइड को है और टाइम इस साइड को, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, तो रिएक्टेंट कम 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 कम, और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। देखो एवरेज रेट मैंने कैसे बताया, डेल से लिखते हैं। तो अब इंटरवल कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम इंटरवल, याद रखना कि कितना आ गया इंटरवल, ठीक है। तो हम इसमें एवरेज रेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस R2 माइनस R1, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों क्यों कर रहे R2 माइनस R1, क्यों कर रहे, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि देखो एवरेज रेट निकालना होगा माइनस डेल आर बाई डेल टी टी होगा, याद रखना। मतलब आर क्या मतलब रिएक्टेंट का चेंज में, रिएक्टेंट में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डेल आर क्यों निकाला मैं, एवरेज रेट क्यों बोल रहा, मैंने बोला ना इंटरवल के लिए निकालते हैं। मान लो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10 मोल थी, ठीक है, 10 मोल ले लो, ठीक है। और फाइनल जो होगी ना, अब बच्चों देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने बोला ये कम होती रहेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या आ गई 5, ठीक है। अगर आपने एवरेज रेट निकालना है ना तो इसको मैंने डेल से डिनोट किया, ठीक है, डेल से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल कितनी आ गई, तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, समझ गए, अपॉन टाइम कि कितने टाइम में हो रही है। मान लो इस टाइम t इज इक्वल टू पे कितना था, मान लो 5 सेकंड में हुआ है, ठीक है, और ये कितना में होगी, टाइम कम लगेगा ना, ये 3 में होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें भी T2 माइनस T1 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो गया 5 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 5, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइनस क्यों लगाया, ठीक है। तो कितना आ गया माइनस 10 अपॉन माइनस 2, समझ गए। तो बच्चों अब ऐसे मत कर देना कि सर माइनस माइनस हो गया, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि टाइम 5 था तो इसको, सॉरी फाइनल तक पहुंचने के लिए मैंने गलत कर दिया, इधर 3 होगा और इधर 5 होगा, सॉरी, तभी मैं बोलूँ कि 5 माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो इधर 2 आएगा सिंपल, ठीक है। तो इधर क्या आ गया -5 रेट आ गया डेल, समझ गए। तो हम रेट को हम माइनस में थोड़ी नहीं ले सकते, समझ गए। तो क्या करेंगे, इधर माइनस बाहर से हम लगा देंगे ताकि रेट हमारा पॉजिटिव आ जाए, समझ गए क्यों ले रहे एवरेज रेट में माइनस बाहर क्यों ले रहे। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करके और टाइम विद रिस्पेक्ट टू हम रेट ले, मैंने बोला दो तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज में हम टाइम इंटरवल देख रहे और इंस्टेंटेनियस में फाइनाइट देख रहे, ठीक है। और जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो आपको पता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, और इस साइड को हमने टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर हमने दो कंसंट्रेशन ले गई, एट T1 पे क्या था R1 थी कंसंट्रेशन, T2 पे देख लो कम हो गई R2, समझ गए। और बच्चों याद रखना कि टाइम इस साइड को बढ़ेगा, मैंने गलत कर दिया था, मैंने 5 से 3, अब सी बात है, अब टाइम थोड़ी नहीं कम हो सकता है, ये मैंने गलती कर दी, पहले 3 सेकंड था फिर 5 हो गया, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि माइनस क्यों लगाया मैंने, ये समझ गए, ताकि ये टर्म पॉजिटिव हो जाए, समझ गए ना।
और ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की हम पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, समझ गए, टाइप बताया मैंने आपको, ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो एवरेज में आप टाइम इंटरवल ले लेना और इंस्टेंटेनियस में आप फाइनाइट देख लेना, पर्टिकुलर टाइम में होगी, मतलब 10 सेकंड में कितनी है, ये इंटरवल आएगा ऐसे, ठीक है, आपको इंटरवल दिया होगा, ठीक है। चलो, और इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बताया कि डी बाई डी टी करके माइनस डी आर बाई डी टी, और मैं नेगेटिव क्यों ले रहा आपको पता है, क्यों ले रहा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है ना बच्चों कम हो रहा है, समझ गए, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव ले रहे हैं, समझ गए, समझ गए। अब देखो बच्चों, अब विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ले रहे हैं और इधर टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो प्रोडक्ट की क्या फॉर्म होता रहेगा, तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। रिएक्टेंट देखो ना, इसमें रिएक्टेंट क्या कर रहा था, बन रहा है सॉरी, रिएक्टेंट क्या है, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, जिसके बाद क्या प्रोडक्ट क्या होगा, ग्राफ बताए हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम 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 कम, और एकदम उसी टाइम एट ए टाइम ही होगा ये कि प्रोडक्ट की बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तब रिएक्शन होगी, समझ गए, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, समझ गए। तो एवरेज रेट ऐसे लिखा जाएगा, समझ गए। अब बच्चों एवरेज रेट प्रोडक्ट का लिखना है तो देखना माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस नहीं होगा, नेगेटिव हम सिर्फ रिएक्टेंट के ही केस में लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही होती है और क्या वो बढ़ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा टर्म, समझ गए, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या पहले ज्यादा थी तो कम ही होगी, तो जब फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो फाइनल जो टर्म आ रही है वो छुट्टी आ रही है इनिशियल से, समझ गए, तो नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट की तो पॉजिटिव में रहेंगे टर्म, समझ गए। एवरेज रेट कैसे लिखते हैं और इंस्टेंटेनियस, समझ गए, इधर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चलो बच्चों देखो, कोई रिएक्शन है, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप याद ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था, मैं आपको सोच रहा, मैं पहले आपको ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ा देता, ये तब आप समझ आओगे। देखो बच्चों, पहले मैं आपको ना थोड़ी रिएक्शन बाद में करवाऊंगा, ये एग्जांपल है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये तो आपको लग गया पता, ठीक है, मैंने आपको ग्राफ बता दिया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले ज्यादा होती है, फिर कम 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 कम, और प्रोडक्ट की क्या होती है, पहले जीरो होती है फिर बढ़ती है, बढ़ गया बढ़ गया बन गया बन गया बन गया बन गया, ज्यादा बन जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है, पहले ज्यादा होता है फिर कम कम कम, क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, कम 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 कर रहे हो, नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट पहले धीरे 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 फॉर्म होता है, थोड़े से फॉर्म होता है ज्यादा की तरफ, ठीक है। देखो बच्चों, रिएक्टेंट में की हमने देखना हो ना, अगर कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो देखो माइनस डी आर बाई डी टी कौन सी निकाल रहे हैं हम, इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसको बोलते हैं हम, डिसअपीयर क्या होता है, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, ठीक है, और फॉर्म क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो दो टर्म है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो डिसअपीयर कौन होता है, रिएक्टेंट, गायब कौन हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही ना, ये तो बन रहा है, तो डिसअपीयर ये होगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डीटी। क्यों लिया मैंने माइनस, और ये माइनस क्यों ले रहा, ये इंस्टेंटेनियस है और ये क्या है, ये कौन सा रेट है, ये एवरेज रेट है, डेल वाला, ठीक है। दो टाइप से रेट मैंने आपको फाइंड करने बताए, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज, समझ गए। और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, प्रोडक्ट अपीयर होता है, रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स में, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में एटम आइंस जो भी हैं वो कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर्म क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा, समझ गए। ये थोड़ी ना था, पहले रिएक्टेंट ही थे तो दोनों आपस में टकराए, कुछ भी किया और प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट की आएगी, डी पी बाई डी टी या डेल पी बाई डी टी, समझ गए। और ये माइनस मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ताकि ये पॉजिटिव रहे टर्म, समझ गए। तो बच्चों इसके यूनिट क्या होते हैं, रेट को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन बाय टाइम, चेंज इन, वो मैंने बोला ना रेट क्या है रिएक्शन का, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर इनवर्स और टाइम को सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका मोल लीटर आ जाएगा और टाइम सेकंड है तो ऊपर जाके सेकंड, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सॉरी, ठीक है। चलो अब मैं इसको आपको पढ़ा देता, ये आपने देख लिया बच्चों। कभी भी आपने ना, मैं आपको थोड़ा सोच रहा कि और तो नहीं है, नहीं चलो देखो बच्चों, कभी भी आपको कोई रिएक्शन दे दी है, सपोज करो ये रिएक्शन दे दी है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, रिएक्टेंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होती है इनकी, और ये अपीयर ये हो रहे होंगे, ये गायब हो रहे होंगे मिलके और ये बन रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोलेंगे तो आपने इंस्टेंटेनियस रेट से निकालना है, ठीक है। मैं चाह रहा कि आप इंस्टेंट डी बाई डी टी कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस से निकालना है। मैंने आपको बोला रिएक्टेंट स्पीशीज के साथ नेगेटिव लगेगा, ठीक है। और आपने स्टोइकियोमेट्री को क्या करना है, -1/5, जब भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो डिवाइड में ले जाना उसको, समझ गए ना, इसको क्या करना है, डिवाइड में ले जाना -1/5, और जो डी बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी बाई डी टी बी आर, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर की, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी
BrO3 अपॉन dt। समझ गए? मैं कंसंट्रेशन मैं बता रहा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन को निकलने का तरीका है ये, इज इक्वल टू माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशीज में हो रहा है। इसका रेट जो है इसके बराबर है, इसका रेट इसके बराबर है, ठीक है। इनका रेट आपस में बराबर होगा, समझ गए, रेट ऑफ रिएक्शन का। और ये किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट के। तो जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो अपॉन में चली जाती है, और प्रोडक्ट वाली जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो नेगेटिव। आप बोलेंगे सर इधर भी था, तो 1 by 1 लिख लो आप ना, कोई इशू नहीं है, 1 by 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो अब नहीं लिखोगे तो भी बराबर ही है, समझ गए, समझ गए ना। तो इधर आ जाएगा 1/5। तो माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, समझ गए। तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ताकि हम इसको पॉजिटिव करने के लिए ले रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ये माइनस क्यों लिया, रिएक्टेंट में माइनस स्पीशीज में नेगेटिव आएगा ही आएगा। और जहां भी स्टोइकियोमेट्री आपको देगी वो 1 by करके अपॉन में करनी है, समझ गए। और जब प्रोडक्ट की बात आएगी तो 1/3 और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt, कितना चेंज हुआ, और 1/3। पर एक बात करना, ये प्लस प्लस मत लगा देना, इसको इक्वल टू करके लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, समझ गए। क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर होगा, इसकी कंसंट्रेशन जो है इसके बराबर है, इसकी, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बराबर ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन हमने बराबर बतानी है, ठीक है। तो ये तरीका है लिखने का, हमें बताया हुआ है बुक में, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना सर कि ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। ये तरीका है, आपने एक मेथड है लिखने का। अगर किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा मेथड, कि हमने इंस्टेंटेनियस रेट लिखना होगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर अगर इसके साथ कोई भी स्टोइकियोमेट्री है तो वो नीचे लेके आनी है 1 by करके, ठीक है। और नेगेटिव रिएक्टेंट साइड में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्यों जुड़ेगा वो मैंने बता दिया। और प्रोडक्ट साइड में भी स्टोइकियोमेट्री 1 by करके ही नीचे आएगी, समझ गए। पर इसमें पॉजिटिव ही रहेगा ये, ठीक है, ऑलरेडी पॉजिटिव रहे क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका फाइनल जो होगा ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा रहेगा इनिशियल से, समझ गए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है बताओ वो। अब बात सुनना मेरी बात, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालोगे तो इसमें हम स्टोइकियोमेट्री को नहीं लेंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपने तो आप डायरेक्ट निकाल दो ऐसे, ठीक है, ठीक है। पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम स्टोइकियोमेट्री को इग्नोर करते हैं, समझ गए। उसमें सिर्फ हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या आयंस है वो लिए हुए हैं मैंने, ठीक है, एटम्स है, समझ गए, ठीक है। और प्रोडक्ट में अपीयर कौन हो रहा है, वो प्रोडक्ट में हो रहा है, ठीक है। पर इसमें स्टोइकियोमेट्री मत लेना। पर रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखने को बोलेंगे तो स्टोइकियोमेट्री लिख के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखनी है, डिसअपीयरेंस लिखनी है, डिसअपीयरेंस लिखनी है, समझ गए। फिर यहां पे हमने 1/3 स्टोइकियोमेट्री को अपॉन में लेना है, समझ गए ना, समझ गए बच्चों। इसको ना थोड़ा ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ये रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, तो अपीयर होगा, ठीक है। रिएक्टेंट स्पीशीज हमेशा नेगेटिव साइन लेके चलेंगी। अगर आप चाहे आप इंस्टेंटेनियस रेट लिख लो चाहे एवरेज लिख लो, मैं ज्यादातर आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिख के बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे लिख रहा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे लिख रहा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये ऐसे लिख रहा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्लस क्यों नहीं लिख रहे, मैं इक्वल टू ही इसको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका ही ऐसे है, एक्सपेरिमेंटली बताया गया है नोटबुक में। तो अब ऐसे नहीं पूछना कि सर प्लस कहां चला गया, समझ गए। नेगेटिव क्यों लगा रहा, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशीज हैं ये कम होती रहती हैं, ठीक है। क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, इनका क्या हो रही है, ये पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी फिर कम हो रही है। तो जब आप इसका क्या इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हो तो हमने इसको पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट को भी क्या करते हैं पॉजिटिव में, रिएक्टेंट को हम नेगेटिव में, नेगेटिव इसलिए लगा रहे ताकि ये पॉजिटिव में रहे टर्म, ठीक है। समझ, मैंने आपको बताया ना फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन नेगेटिव में है, रिएक्टेंट की हमेशा नेगेटिव में आएगी, समझ गए, ठीक है। और अगर आपको बोल देंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो इस रिएक्शन की, तो आपने स्टोइकियोमेट्री आपने इग्नोर करनी है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया तो आप लिखते रहो सारा कुछ, पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बता दी, डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस बता दी, तो आपने क्या करना है, तो क्या करना है, तो स्टोइकियोमेट्री इग्नोर करनी है, समझ गए। ये देखो यही रिएक्शन है। अगर मेरे को बोल दे कि इसका रेट लिखो, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखो, तो मैंने आपको बता दो तरह से लिख सकते हो, एवरेज रेट भी लिख लो, इंस्टेंटेनियस रेट भी लिख लो, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखा करो, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर थोड़ा सा यही लिखते हैं, मैंने तो यही लिखा हुआ है। लिख आप दोनों कोई भी है जो आपकी मर्जी वो लिख लेना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने आपको बोला कि रिएक्टेंट स्पीशीज हमेशा नेगेटिव साइन लेके चलती है, क्यों लेके चलती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, समझ गए। सेकंड थिंग इज
if there is a stoichiometry and if you are writing the average rate and the instantaneous rate, then you have to क्या इसको नीचे लाना है, जो stoichiometry should be in क्या डिनोमिनेटर, समझ गए, वन बाय करके वन बाय करके वन बाय करके वन बाय करके, समझ गए, इट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। और अदर थिंग इज आपने ये पॉजिटिव साइन नहीं लिखना है, इट शुड बी लाइक इक्वल टू क्योंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशीज इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन और इसका क्या जब हम निकालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या रहता है, बराबर रहते हैं, समझ गए, मतलब इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रहेगा इनके बराबर, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, समझ गए, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन जो होगी, जो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है, कंसंट्रेशन सेम होगी, समझ गए। और इंस्टेंटेनियस रेट में मैंने आई टोल्ड यू वन थिंग, बात सुनो मेरी बात, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या चेंज आएगा, सिर्फ डी बाय डी टी करके लिखना है और इधर हम डेल लेके चलेंगे, समझ गए, नीचे वाले, ठीक है, समझ गए। और अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस के बारे में बोल दिया, देन यू शुड नॉट राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, समझ गए, देन यू हैव टू गो थ्रू विद द just the reactant species, समझ गए। So thank you so much, bye bye, take care।